पेज नंबर 115 नियम 21 मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनाने का नाटक करें। सामने वाले से ज़्यादा मूर्ख दिखें। विचार, कोई भी यह पसंद नहीं करता कि वह सामने वाले से ज़्यादा मूर्ख दिखाई दे। बहरहाल इस नीति का लाभ यह है कि इससे आपके शिकार खुद को आपसे ज़्यादा बुद्धिमान मान लेते हैं। जब उन्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा तो वे कभी यह शक नहीं करेंगे कि आप जैसा मूर्ख कोई छिपा हुआ उद्देश्य भी हो सकता है। शक्ति की कुंजी, यह बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई दूसरा हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। हम आमतौर पर इसे दूसरे तरीके से तर्कसंगत साबित करने की कोशिश करते हैं। उसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान है, जबकि मेरे पास असली ज्ञान है। उसके पास माता पिता ने उसके अच्छी शिक्षा के लिए इतना ज़्यादा खर्च किया है। अगर मेरे माता पिता के पास इतना पैसा होता, अगर मुझे इतनी अच्छी शिक्षा मिली होती, वह इतना स्मार्ट नहीं होता जितना वह सोचता है। चूँकि ज़्यादातर लोगों के आडंबर के लिए बुद्धिमत्ता का विचार करना महत्वपूर्ण है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम किसी व्यक्ति की मानसिक शक्ति का धोखे से भी कभी अपमान न करें या उस पर संदेह प्रदर्शित न करें। यह एक अक्षम्य अपराध है। लेकिन अगर आप इस कठोर नियम को पूरी तरह से पालन कर सकते हैं तो आप धोखा देने के बहुत सारे रास्ते खोल लेते हैं। चतुराई से लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि वे आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं या आप उनसे थोड़े मंदबुद्धि हैं। इस तरह से आप उन्हें जंजीर में बांध देते हैं। आपके द्वारा जगाई गई बौद्धिक श्रेष्ठता की भावना उनकी शंका की मांसपेशियों को स्थिर कर देगी। इंसान को अपनी बुद्धि पर जितना गर्व होता है उतना किसी और चीज़ पर नहीं होता, क्योंकि इसी की बदौलत उसे प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिलता है। किसी को भी यह एहसास न कराएं कि आप बुद्धि के मामले में उनसे श्रेष्ठ हैं। अपने बुद्धि का ढिंढोरा पीटना मूर्खता है। हालांकि पद और संपत्ति हमेशा समाज में ऊंचा स्थान ला सकते हैं, लेकिन बौद्धिक क्षमता यह पाने की कभी आशा नहीं कर सकती। बौद्धिक क्षमता को नज़रअंदाज करना ही सबसे अच्छा होता है, और लोग इस पर ध्यान सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि ये या तो इसे असभ्यता मान लेते हैं या फिर ऐसी चीज़ जिस पर इसके मालिक का कोई उचित अधिकार नहीं है और जिस पर उस वह खामख्वाह गर्व करने का दुस्साहस करता है। इसका बदला लेने के लिए लोग गोपनीय रूप से उसे किसी दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाना, अपमानित करने की कोशिश करते हैं और किसी उपयुक्त अवसर का इंतजार करते हैं। विनम्र व्यवहार करने वाला व्यक्ति भी अगर बौद्धिक अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता का दावा करता है तो लोग भी उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। गार्डन ऑफ रोजेज में शादी ने कहा, आपको यह जान लेना चाहिए कि समझदार लोग मूर्ख के साथ रहने से जितना बचते हैं, मूर्ख लोग समझदारों के मामले में उतने उससे 100 गुना ज़्यादा नापसंद करते हैं। दूसरी तरफ मूर्ख बनना सच्ची अनुशंसा है अनुशासन है, क्योंकि जिस तरह के ठंड के मौसम में शरीर को गर्मी अच्छी लगती है, उसी तरह मस्तिष्क को अपनी श्रेष्ठता अच्छी लगती है। और हर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का साथ पसंद करेगा जिससे उसे अधिक बुद्धिमान होने का एहसास हो। ठीक उसी तरह जिस तरह वह जाड़े के मौसम में आग के पास बैठने या धूप में घूमना पसंद करेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि श्रेष्ठता दिखाने के कारण उसे नापसंद किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि लोग उसे पसंद करें तो उसे बुद्धि के मामले में खुद को हीन दिखाना चाहिए। और शोपेनहावर 1865 में प्रशिया के शासक ओट्टो वोन बिस्मार्क चाहते थे कि ऑस्ट्रिया एक संधि पर हस्ताक्षर कर दे। यह संधि पूरी तरह पर प्रशिया के हित में थी और ऑस्ट्रिया के हितों के विरोध थी। बिस्मार्क जानते थे कि ऑस्ट्रिया वालों से हस्ताक्षर करवाने के लिए उन्हें कोई चाल चलनी पड़ेगी। ऑस्ट्रिया का कूटनीतिज्ञ काउंट क्लोब ताश के पत्तों का चतुर खिलाड़ी था। उसका विशेष प्रिय खेल क्विंज था। वह अक्सर कहता था कि किसी के भी क्विंज खेलने का तरीका देखकर वह उस व्यक्ति का चरित्र जान सकता। बिस्मार्क ने ब्लोम के बारे में सुन रखा था। संधि पर चर्चा के एक रात पहले बिस्मार्क ने ब्लोम के साथ क्विंज खेलने का प्रस्ताव रखा। बिस्मार्क बाद में लिखा कि मैं इतने मूर्खतापूर्ण ढंग से खेला कि हर व्यक्ति हैरान रह गया। मैं कई हजार सिक्के हार गया, लेकिन मैं क्लोम को मूर्ख बनाने में सफल हो गया, क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि मैं बहुत दुस्साहसी हूँ। दुस्साहसी दिखने के अलावा बिस्मार्क ने मूर्ख होने का भी नाटक किया, मूर्खतापूर्ण बातें कही और घबराहट अभिनय करते हुए बेसिर पैर की बातें कर रहे थे। इससे सब क्लोम को ऐसा लगा कि उसने बहुमूल्य जानकारी इकट्ठी कर ली है। वह जानता है कि बिस्मार्क आक्रामक है। प्रशिया में उनकी
पहले से ही ऐसी छवि बनी हुई और जिस तरीके से वह खेले थे उससे इस बात की पुष्टि हुई और क्लोम जानता था कि आक्रामक आक्रामक लोग मूर्खता और जल्दबाज होते हैं। उसने सोचा कि बिस्मार्क जैसा असावधान मूर्ख ठंडे दिमाग से योजना बनाने और धोखा देने में अक्षम होगा, इसलिए उसने समझौते पर उड़ती नजर डाली और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही शाह यीशु की बिस्मार्क ने खुशी होते उससे कहा कि देखिए, मुझे यकीन नहीं हो ताकि ऑस्ट्रेलिया का कोई भी राजनेता इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकता है। चीन में एक लोकप्रिय कहावत है, शेर को मारने के लिए सुअर बनने का नाटक करना पड़ता है। यह कहावत पुराने जमाने के शिकारी तरकीब की उत्पन्न हुई थी। इसमें शिकारी सुअर की खाल ओढ़ लेता था और उसकी आवाज़ नकल करता था। शक्तिशाली शेर सोचता था है कि कोई सुअर उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए वह उसे करीब आने देता था। शेर इस बात पर खुश होता था कि उसका शिकारी खुद चलकर उसके पास आ रहा है, लेकिन अंत में शिकारी ही खुश होता था। सुअर का नाटक करना उन लोगों के साथ व्यवहार में चमत्कारी परिणाम देता है जो शेर की तरह अति आत्मविश्वासी दम्भी होते हैं। उन्हें अपने अपने जितने आसान शिकार लगेंगे, आप उतनी ही आसानी से बाजी पलट सकते हैं। बुद्धि एक ऐसा गुण है जिसका कम से कम प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ही क्यों रुकें। पसंद और अभिरुचियों की दंभ के पैमाने पर बुद्धि के आसपास से ही होती हैं। अगर आप लोगों को यह महसूस कराते हैं उनकी रुचियाँ आपसे ज़्यादा अभी जाते हैं, तो उनका रक्षा कवच स्थिर हो जाएगा। वो आपको अपने पास रखेंगे क्योंकि आपके करीब रहने पर वे श्रेष्ठ महसूस करते हैं, और आप जितनी देर तक उनके पास रहेंगे उनको आपको उन्हें धोखा देने के उत्तम ही मौके मिलेंगे। तस्वीर ओपोसम नामक जानवर मरने का नाटक करते समय ओपोसम मूर्खता का अभिनय करता है। बहुत से शिकारी जानवर इसे इसलिए नहीं खाते कि कौन विश्वास कर सकता है कि इतना बदसूरत, बुद्धिहीन, डरपोक और छोटा जानवर इतना बड़ा धोखा दे सकता है। विशेषज्ञ की राय, मूर्खता का इस्तेमाल करना सीखे। समझदार से समझदार व्यक्ति भी कई बार यह पता चलता है कि ऐसे मौके होते हैं कि जब सबसे ज़्यादा समझदारी यह दिखाने में होती है कि आप कुछ नहीं जानते हैं। आपको यह अज्ञानी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका नाटक करने में निपुण होना चाहिए। मूर्खों के बीच में समझदार बनना उतना ही लाभकारी जितना कि पागलों के बीच में बुद्धिमान बनना। जो व्यक्ति मूर्ख बनने का नाटक करता है वह मूर्ख नहीं होता। सर्वाधिक लोकप्रिय होने का सर्वश्रेष्ठ तरीका सबसे मूर्ख की खाल उड़ना है। बेलेस्टर ग्रेशियन 1601 से 1658। नियम 42 है, समर्पण की चाल का प्रयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। विचार, जब आप कमजोर हों तो सम्मान के लिए कभी न लड़ें, इसके बजाय समर्पण करने का विकल्प चुनें। समर्पण से आपको दोबारा उठकर खड़े होने का समय मिल जाता है। इससे आप अपने विजेता शत्रु को सताने और परेशान करने का समय भी मिल जाता है। इसमें आपको उसकी शक्ति के घटने का इंतजार करने का समय मिल जाता है। उससे युद्ध में जीतने न दें इससे पहले कि उसके सामने समर्पण कर दे। दूसरा गाल आगे करके आप उसे परेशान और विचलित कर सकते हैं। समर्पण का प्रयोग शक्ति के औजार के रूप में करें। जब बड़ा जमींदार गुजरता है तो समझदार देहाती बहुत नीचे झुक जाता है और चुपचाप हवा निकाल देता है। इथोपिया की कहावत है एक। शक्ति की कुंजी, शक्ति के क्षेत्र में हम अक्सर इस कारण मुश्किल में फंस जाते हैं क्योंकि हम अपने दुश्मनों की चालों पर ज़रूरतों से ज़्यादा प्रतिक्रिया कर देते हैं। इस अति प्रतिक्रिया की वजह से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जिनसे हम बच सकते हैं। इसकी उतनी ही तीव्र प्रतिक्रिया भी होती है, क्योंकि जब हमारा दुश्मन भी अति प्रतिक्रिया करता है, हमारी पहली इच्छा हमेशा प्रतिक्रिया करने की होती है। जब हम आक्रमण होता है तो हमारे मन में भी पलटकर आक्रमण करने की इच्छा होती है, लेकिन अगली बार जब कोई आपको धकाए और आप प्रतिक्रिया करने लगें तो इसे आजमा कर देखें। विरोध न करें या पलटकर हमला न करें, बल्कि समर्पण कर दें। दूसरा गाल भी आगे कर दें, झुक जाएं। आप पाएंगे कि इससे अक्सर आपके शत्रुओं का व्यवहार अनिश्चित हो जाता है। वे उम्मीद कर रहे थे कि आप पलटकर वार करेंगे, शक्ति की प्रतिक्रिया करें, लेकिन आपके विरोध न करने से वे विचलित हो जाएंगे और उनकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। समर्पण करके आप दरअसल स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि आपका समर्पण एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आप उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने आपको हरा दिया है। समर्पण की
तरकीब का सार यह है कि अंदर से आप दृढ़ रहते हैं लेकिन बाहर से आप झुक जाते हैं। गुस्सा होने का कारण नहीं मिलने के कारण आपके विरोधी अक्सर बौखला जाते हैं और इस बात की संभावना नहीं है कि वे इसके बाद आप पर और आक्रमण करेंगे। इस तरह से आपको उतना समय और जगह मिल जाती है जिसमें आप उन्हें नीचे गिराने की योजना बना सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जब क्रूर और आक्रामक व्यक्ति के खिलाफ लड़ता है तो समर्पण की तकनीक ही सर्वश्रेष्ठ हथियार है। जब लंदन में फ्रांस विरोधी भावना चरम सीमा पर थी तब वोल्टेयर कहाँ निर्वासित जीवन गुजार रहे थे। एक दिन सड़क पर उन्हें गुस्सैल भीड़ ने घेर लिया। लोग चिल्लाने लगे, इस फ्रांसीसी को फांसी पर लटका दो, फांसी पर लटका दो। वोल्टेयर ने शांति की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, इंग्लैंड के वासियों, आप मुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैं फ्रांसीसी हूँ। क्या मेरे लिए यह सजा काफ़ी नहीं है कि मैं इंग्लैंड के बजाय फ्रांस में पैदा हुआ हूँ। भीड़ ने उनके शब्दों पर तालियां बजाते हुए उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया। द लिटिल ब्राउन बुक, बुक ऑफ एनेकोडट्स, 1985। कई मामलों में लड़ने की बजाय समर्पण करना बेहतर है। अधिक शक्तिशाली विरोधी के सामने जब आपकी हार तय हो तो अक्सर भागने की बजाय समर्पण करना ज़्यादा अच्छा होता है। भागने से आप कुछ समय के लिए तो बच सकते हैं लेकिन आपका विरोधी अंततः आपको पकड़ ही लेगा। इसके बजाय अगर आप समर्पण कर देते हैं तो आपको अपने दुश्मन के आसपास रहने का मौका मिलेगा और आप मौका मिलते ही उस पर अपने जहरीले दांत गड़ा सकते हैं। 473 ईसा पूर्व में प्राचीन चीन में फौजियों के युद्ध में वू के शासक ने यू के राजा गुजियन को बुरी तरह से हरा दिया था। गुजियन भागना चाहता था लेकिन उसके सलाहकार ने उसे सलाह दी कि वह समर्पण कर दे तो वू के शासक की सेवा करे ताकि वह सोच विचार करके बदला लेने की योजना बना सके। उसकी सलाह पर अमल करते हुए गुजियन ने वे के शासक को अपनी सारी संपत्ति दे दी और राजा के अस्तबल में सेवा का काम करने लगा। 3 साल तक वह यू के शासक के सामने झुकता रहा। आखिर वू के शासक को उसके वफादारी पर भरोसा हो गया और उसने कर लौटने की इजाज़त दे दी। बहरहाल गुजियन ने यह 3 सालों में बहुत सी जानकारी इकट्ठी कर ली थी और बदले की योजना बना ली थी। जब राज्य में भयंकर सूखा पड़ा और आंतरिक उथल पुथल के कारण राज्य कमजोर पड़ा तो गुजियन ने सेना इकट्ठी की और वू पर हमला करके उसे आसानी से जीत लिया। समर्पण में शक्ति होती है। इससे आपको जबरदस्त प्रतिशोध की योजना बनाने का समय मिल जाता है। अगर गुजियन भाग गया होता तो उसे यह मौका कभी नहीं मिलता। शक्ति हमेशा परिवर्तनशील होती है क्योंकि इस खेल की प्रकृति ही गतिशील और संघर्षमयी है। इसलिए शक्तिशाली लोग अंततः नीचे की तरफ आते हैं। अगर आप पाएं कि आप अस्थायी तौर पर कमजोर हो गए हैं तो दोबारा शक्तिशाली बनने के लिए समर्पण की तकनीक आदर्श है। यह तकनीक आपकी महत्वाकांक्षा को छिपा देती है। यह आपको धैर्य और आत्मनिरीक्षण भी सिखाती है जो खेल के प्रमुख गुण हैं। इसके अलावा इसके कारण आप अपने विरोधी के अकस्मात पतन का फायदा उठाने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं। अगर आप भाग जाते हैं तो या पलट कर लड़ते हैं तो लंबे समय में आप नहीं जीत सकते। अगर आप समर्पण कर देते हैं तो लगभग हमेशा आज जीत आपकी ही होती है। तस्वीर, बलूत का पेड़। बलूत का जो पेड़ तेज हवाओं से लड़ता उसकी शाखाएं एक एक करके टूट जाती हैं। जब इसकी रक्षा के लिए कुछ नहीं बचता तो इसका तना भी टूट जाता। दूसरी ओर बलूत का जो पेड़ झुक जाता वह ज़्यादा समय तक जिंदा रहता है। उसका तना ज़्यादा चौड़ा होता है, उसकी जड़ें ज़्यादा गहरी होती हैं और वह ज़्यादा शक्तिशाली होता है। विशेषज्ञ की राय, तुमने ये कहावत सुनी होगी कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बुराई का प्रतिशोध मत करो, बल्कि जो तुम्हारे दाएं गाल पर मारे उसकी तरफ बायां गाल भी आगे कर दो। और अगर कोई आदमी तुम पर मुकदमा करे तो तुम्हारा कोट ले तुम उसे अपना दुशाला भी दे दो। अगर कोई तुम्हें 1 मील चलने के लिए मजबूर करे तो तुम 2 मील के लिए चलो। ईसा मसीह, मैथ्यू 5:38। नियम 23। नियम 23, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। विचार, अपनी शक्तियों और ऊर्जा को सबसे मजबूत बिंदु पर केंद्रित करें। बहुत सी खानों को थोड़ा थोड़ा खोदने की कोशिश करने की बजाय एक ही समृद्ध खान को गहराई तक खोदने से ज़्यादा फायदा होता है। केंद्रित प्रयासों की जीत होती है और निखरे हुए प्रयासों की हार होती है। अपनी प्रगति के लिए शक्ति के स्रोतों की तलाश करते समय एक मुख्य संरक्षक खोजें। ऐसी मोटी गाय जो आपको लंबे समय तक दूध देती रहे। सबसे सबसे शक्तिशाली बनने की सबसे अच्छी रणनीति, पहले तो सामान्य रूप से शक्तिशाली बने, फिर निर्णायक बिंदु पर अपनी शक्तियों को केंद्रित रखने की ज़्यादा
रखने से ज़्यादा अच्छा और आसान रणनीतिक नियम दूसरा नहीं है। संक्षेप में पहला सिद्धांत है पूरी एकाग्रता से काम ले। ऑन वॉर कॉल वॉन क्लोजेविट 1780 से 1831। शक्ति की कुंजी। दुनिया विभाजित है। यह विभाजन महामारी की तरह फैला है। देश में, राजनीतिक समूहों में, परिवारों में, यहाँ तक कि व्यक्तियों में भी हम सब पूरी तरह से विभाजित अवस्था में हैं और अपने मस्तिष्क को किसी एक दशा में स्थिर नहीं रख पाते, क्योंकि हमारा ध्यान हजारों दिशाओं में भटकता रहता है। आधुनिक दुनिया के संघर्ष का स्तर पहले से बहुत ऊंचा है और हमने इसे अपने जीवन में उतार लिया है। समाधान है खुद के भीतर वापस लौटना, अतीत में विचार और कार्य अधिक एकाग्र रूपों की तरफ वापस लौटना। नेपोलियन जानता था कि अपनी शक्तियों को दुश्मन के सबसे कमजोर हिस्से पर केंद्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। यही युद्ध के मैदान में उसकी सफलता का रहस्य था। उसकी इच्छा शक्ति और उसका मस्तिष्क दोनों ही इस अवधारणा के अनुरूप डले हुए थे कि एक उद्देश्य की पूरी तरह समर्पित मानसिकता, एक ही लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता विचलित मनोदशा वाले कम एकाग्र लोगों के खिलाफ गुणों का प्रयोग उसी तरह का प्रभाव डालता है जिस तरह कोई 3 बार हार कर अपने निशाने पर पहुंचता है और दुश्मन घबरा जाता है। कैसेनोवा ने जीवन में अपनी सफलता का राज यह बताया कि उनमें एक लक्ष्य पर केंद्रित रहने की योग्यता थी। वे एकाग्रता से अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करते थे जब तक वे उसे हासिल कर लें। जिन महिलाओं को वे पाना चाहते थे वे पूरी तरह उनके उनके पीछे पड़ जाते थे। इसी वजह से वे इतने मनमोहक लगते थे और सफल हो जाते थे। जब कोई महिला कुछ हफ्ते या महीने तक उनके प्रभाव क्षेत्र में रहती थी तो वे किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचते तक नहीं थे। जब उन्हें वेनिस की एक जेल में बंद कर दिया गया था जहां कोई कैदी पहले कभी नहीं भागा था, तो उन्होंने हर दिन अपने मस्तिष्क को वहां से भागने के लक्ष्य पर केंद्रित किया। उन्होंने महीनों तक सुरंग खोदी, लेकिन तभी उनकी कालकोठरी बदल दी गई। उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन इससे वे हताश नहीं हुए। वे लगन से अपने लक्ष्य की दिशा में मेहनत कर रहे थे और अंततः भागने में कामयाब हो ही गए। उन्होंने बाद में लिखा कि मेरा हमेशा यह विश्वास रहा कि जब कोई इंसान अपने दिमाग में कोई चीज़ ठान लेता है और उसकी योजना पर अमल करने में पूरी तरह से जुट जाता है तो अवश्य सफल होता है। चाहे राह में कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो, वह इंसान चाहे तो महामंत्री का भी या पोप भी बन सकता है। अपनी शक्तियों की बर्बादी करने के बारे में सावधान रहें। अपनी शक्तियों को हमेशा एकाग्र करने की कोशिश करें। जीनियस व्यक्ति जब दूसरों को कुछ करते देखता है तो वह यह सोचने लगता है कि वह हर काम कर सकता है, लेकिन बहुत से काम करने पर बहुत सी गलतियां भी होंगी जिस पर उसे पक्षपात होना तय है। जोनाहन गेटे। शक्ति की दुनिया में आपको लगातार अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोगों की मदद की जरूरत होगी। मूर्ख आदमी एक से दूसरे व्यक्ति की तरफ भटकता रहता है और यह मानता है कि वह ज्यादा लोगों को संपर्क करके सफल हो जाएगा। बहरहाल, अगर आप शक्ति के किसी एक अच्छे स्रोत से जुड़ जाएं तो एकाग्रता के नियम से बहुत ही ऊर्जा बचती है और ज्यादा शक्ति भी हासिल होती है। वैज्ञानिक निकोला टेस्ला इसी कारण बर्बाद हो गए थे, क्योंकि उन्होंने किसी एक संरक्षक की सेवा न करके अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। जब जेपी मॉर्गन ने उनके सामने एक बहुत बढ़िया प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। अंततः टेस्ला की स्वतंत्रता का परिणाम यह हुआ कि वे किसी एक संरक्षक पर निर्भर नहीं रह सकते थे, बल्कि उन्हें हमेशा दर्जन भर संरक्षक खोजने पड़ते थे। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एक संरक्षक आपकी वफादारी की सराहना करता है और आपकी सेवाओं पर निर्भर हो जाता है। आगे चलकर मालिक सेवा करने लगता है। अंतिम विश्लेषण में शक्ति हमेशा एकाग्रता में निहित होती है। हर संगठन में एक छोटा सा समूह ही शक्ति का संचालन करता है और अक्सर वे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पदनाम नहीं होते। आपको यह पता लगाना चाहिए कि बागडोर किसके हाथ में है, पर्दे के पीछे असली निर्देशक कौन है। रिच लियाओ 17वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के राजनीतिक परिदृश्य की तरक्की करना चाहते थे। उन्हें यह पता चला कि महत्वपूर्ण निर्णय सम्राट लुई 13वें नहीं बल्कि उनकी माँ लेती हैं। इसलिए वे लुई 13वें की माँ के साथ जुड़ गए और दरबारियों की जमात को भेजते हुए सबसे ऊपर पहुंच गए। एक जगह की खुदाई में ही पर्याप्त तेल निकल आएगा, इससे आप जिंदगी भर दौलतमंद और शक्तिशाली बन जाएंगे। तस्वीर तीर। आप एक तीर से दो निशाने नहीं लगा सकते। अगर आपके विचार भटकते रहेंगे तो आपका निशाना दुश्मन के हृदय पर नहीं लगेगा। मस्तिष्क और तीर को एक ही बन जाना चाहिए। मस्तिष्क और शारीरिक शक्ति की एकाग्रता से ही आप तीर निशाने पर लगेगा और शत्रु के हृदय के पार निकल जाएगा। विशेषज्ञ की राय। एकाग्रता को बिखराव से ज्यादा बहुमूल्य माने।
पूर्णता समय से नहीं बल्कि गुणवत्ता में होती है। बहुत से काम करने में लगने वाला व्यक्ति कभी औसत से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाता। बहुत ज़्यादा रुचियों वाले लोगों का दुर्भाग्य ये होता है कि वे हर मामले में हाथ तो डालते हैं, लेकिन उनकी पकड़ किसी पर नहीं होती। एकाग्रता से ऊंचा स्थान मिलता है और इससे इंसान बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। वॉलेस्टर ग्रेशियन 1601 से 1658। नियम 24। नियम 24। आदर्श दरबारी की भूमिका निभाएं। विचार। आदर्श दरबारी एक ऐसे संसार की प्रगति करता है जहां हर एक शक्ति और राजनीतिक कौशल के इर्द गिर्द घूमती है। उसने परोक्षता के काल में महारत हासिल कर ली। वह चापलूसी करता है, श्रेष्ठ लोगों के सामने झुकता है और बाकियों पर अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत ही अप्रत्यक्ष और शालीन अंदाज से करता है। दरबारी बनाने के नियम सीखिए और उनका इस्तेमाल करें। इसके बाद आप दरबार में कितनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। दरबार को जानने वाला व्यक्ति अपने हाव भाव, आंखों और चेहरों का स्वामी होता है। वह गंभीर और अबूझ होता है। यह बुरी स्थितियों में नाटक करता है, अपने दुश्मनों से मुस्कुरा कर बात करता है, अपने अपनी चिढ़ को नियंत्रित रख करता है, अपनी भावनाओं को छिपाता है, अपने मन की उजागर बात नहीं करता और अपनी भावनाओं के विरुद्ध बोलता तथा काम करता है। जॉन डे ला ब्रूअर 1645 से 1696। दरबारी के राजनीति के नियम। प्रदर्शन से बचें। इसमें समझदारी नहीं है कि आप अपने बारे में डिंगी हाँकते रहें या अपने कामों का बखान करते रहें। आप अपने कामों के बारे में जितना ज़्यादा बोलते हैं, लोग आपके उद्देश्य के बारे में उतना ही ज़्यादा शक करते हैं। इससे ज़्यादा साथी भी आपसे जलने लगते हैं। इस कारण वे पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं और आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। उदासीनता का अभ्यास करें। कभी भी ज़्यादा मेहनत करते न दिखें। ऐसा लगना चाहिए कि आपकी प्रतिभा सहजता से प्रवाहित हो रही है। ऐसा लगना चाहिए कि आप उस काम को बड़ी आसानी से कर देते हैं। मेहनती व्यक्ति के बजाय प्रतिभाशाली व्यक्ति की छवि बनाएं। लोगों को इस बात की हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस काम में इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, बल्कि इस बात पर हैरानी होनी चाहिए कि आपने इतना बड़ा काम इतनी आसानी से कैसे कर लिया। चापलूसी में कंजूसी करें। ऐसा लग सकता है कि आपके ऊपर बैठे लोग चापलूसी के भूखे हैं और उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती, लेकिन किसी भी चीज़ के ज़्यादा होने पर उसका मूल्य कम हो जाता है। अप्रत्यक्ष चापलूसी करना सीखें। उदाहरण के लिए अपने योगदान को कम महत्व दें ताकि आपके बॉस की छवि ज़्यादा अच्छी दिखे। विनम्र होने में समझदारी है। इसी तरह असभ्यता मूर्खता है। अनावश्यक असभ्यता से दुश्मन बनाना उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि आपने घर में आग लगाना। विनम्रता एक झूठा सिक्का है जिससे कंजूसी बरतना मूर्खता है। समझदार आदमी इसका प्रयोग उदारता से करता है। मोम प्रकृति के कठोर और भंगुर होता है, लेकिन थोड़ी गर्मी के से उसे नरम बनाकर मनचाहा आकार दिया जा सकता है। इसी तरह विनम्र और दोस्ताना बनकर आप लोगों को अपने साँचे में डाल सकते हैं और उससे उनसे काम निकलवा सकते हैं, भले ही वे स्वभाव से दुष्ट और दुर्भावना रखने वाले हों। विनम्रता इंसान के स्वभाव पर वही असर डालती है जो गर्मी मोम पर डालती है। और छोपनहावर। लोगों की नज़रों में रहने की कोशिश करें। यह एक विरोधाभास है। आप दुस्साहसी तरीके से ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आपको सबकी नज़रों में रहना है। अगर शासक दरबारियों के झुंड में आपको नहीं पहचान सकता तो आपकी तरक्की की कोई संभावना नहीं है। इस काम में बहुत कला की जरूरत होती है। बहुत शुरुआत में अक्सर इसका मतलब यह होता है कि आपका शरीर शासक की नज़रों के सामने रहे। अपने शारीरिक हुलिये की तरफ ध्यान दें और इसके बाद एक विशिष्ट शैली की छवि बनाने का तरीका खोजें। सामने वाले के हिसाब से अपनी शैली और भाषा बदले। समानता में छद्म विश्वास एक भयंकर गलती है। हाँ, छद्म विश्वास एक भयंकर गलती है। यह सोचना कि हर व्यक्ति के साथ एक ही तरह से बात और व्यवहार करना चाहिए, चाहे उसका पद कोई भी हो। यह सोचना तो और भी गलत है कि ऐसा करके आप सभ्यता के नियमों का पालन कर रहे हैं। आपके नीचे के लोग यह मानेंगे कि ऐसा करते समय आप अपने स्तर से नीचे उतर रहे हैं और उनका यह सोचना सही है। यही नहीं, आपके ऊपर के लोगों को यह बात बुरी लगेगी। हालांकि हो सकता है कि वे ऐसा न माने। आपको हर व्यक्ति के हिसाब से बोलना सीखना चाहिए और अपनी शैली बदलने का अभ्यास करना चाहिए। यह झूठ बोलना नहीं है, यह तो अभिनय है, और अभिनय ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुण नहीं, यह तो एक ऐसी कला है जिसे हम दुनिया में सीखते हैं। बुरी खबर न सुनाएं। राजा बुरी खबर लाने वाले संदेशवाहक को मरवा देता है। यह कहावत पुरानी है,
लेकिन इसमें सच्चाई है, आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बुरी खबर आप नहीं सुनाए बल्कि आपका कोई सहकर्मी सुनाए। यह सुनिश्चित करने के लिए आपको संघर्ष करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो झूठ बोलना या धोखा भी देना चाहिए। कभी अपने बॉस के साथ दोस्ती और अंतरंगता न दिखाएं। बॉस अधीनस्थ को मित्र नहीं बनाना चाहता, वह तो अधीनस्थ को उसी जगह पर रखना चाहता है। अंतरंग या दोस्ताना तरीके से उसे पेश न आए। ऐसा न जताएं कि आप उसके दोस्त बन गए, यह काम उसे करने दें। अपने से ऊपर बैठे लोगों की प्रत्यक्ष बुराई न करें। यह बात स्पष्ट है, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब किसी तरह की आलोचना ज़रूरी होती है। उससे उस दौरान चुप रहने या कोई सलाह न देने की दूसरी तरह के जोखिम उत्पन्न होते हैं। बहरहाल आपको अपनी सलाह आलोचना अप्रत्यक्ष तरीके से और यथासंभव विनम्रता से देना चाहिए। अपने से ऊपर बैठे लोगों से एहसान मांगने में किफ़ायत बरतें। मालिक को सबसे ज़्यादा बुरा इस बात से लगता है कि वह किसी के आग्रह को स्वीकार कर दे। इससे अपराध बोध और द्वेष उत्पन्न होता है। कम एहसान मांगे और जब रुकना है, यह जान ले कि सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एहसान न मांगे। कम से कम किसी मित्र के लिए तो हरगिज़ न मांगे। कभी भी हुलिये या रुचि के बारे में मजाक न करें। चुलबुला, वाक्चातुर्य और हास्यपूर्ण स्वभाव अच्छे दरबारी के अनिवार्य गुण हैं। ऐसे समय आते आते हैं जब हंसी मजाक अच्छा या मनोरंजक होता है, लेकिन हुलिये या रुचि के बारे में किसी भी तरह के मजाक से बचें, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील खास हैं। आमतौर पर सबसे ऊपर बैठे लोगों के लिए दरबार में आलोचक न बने। दूसरों के अच्छे काम की तारीफ करें। अगर आप लगातार अपने समकक्षों का या अधीनस्थों की बुराई करते रहेंगे तो उस आलोचना का हिस्सा आपसे भी चिपक कर रह जाएगा और आप यहाँ भी बदल जाएंगे। वह आपके ऊपर एक बुरे बादल की न्याय मंडराता रहेगा। लोग आपके हर एक आलोचनात्मक टिप्पणी पर कसमसाने लगेंगे और चिढ़ जाएंगे। एक दूसरे की उपलब्धियों की छुटपुट प्रशंसा करके आप विरोधाभासी रूप में अपनी उपलब्धियों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। खुद को देखते रहें। दर्पण का एक चमत्कारी आविष्कार है। यह न तो आपको सौंदर्य और सजावट के खिलाफ कई बड़े अपराध हो सकते हैं, आपको अपने कामों के लिए भी एक दर्पण की जरूरत होती है। कई बार तो इसका मतलब दूसरे से अपने बारे में राय लेना है, लेकिन यह सबसे विश्वसनीय तरीका नहीं है। आपको अपना दर्पण खुद होना चाहिए और अपने मस्तिष्क को खुद को उसी तरह से देखने का प्रशिक्षण देना चाहिए जिस तरह से दूसरे लोग देखते हैं। क्या आप बहुत चाटुकारिता से काम कर रहे हैं? क्या आप खुद काम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं? अगर आप खुद को देखते रहेंगे तो आप गलतियों के पहाड़ से बच जाएंगे। आप अपनी भावनाओं के स्वामी बने। किसी महान अभिनेता की तरह आपको मौके के हिसाब से सही समय पर रोना या हंसना सीखना चाहिए। आपको अपने गुस्से और कुंठा को छिपाना तो आना ही चाहिए। अपनी संतुष्टि और सहमति को छिपाना भी आना चाहिए। आपको अपने चेहरे के भावों का स्वामी होना चाहिए। समय के साथ चलें। अतीत की हल्की सी झलक लोगों को आकर्षित कर सकती है, बशर्ते आप कम से कम 20 साल पहले का समय चुनें। 10 साल पहले के फैशन के कपड़े पहनना हास्यास्पद हो सकता है। जब तक कि आप दरबार के मस्खरे न बनना चाहें, आपकी मनोदशा और चिंतन समय के साथ चलना चाहिए, भले ही समय आपकी संवेदनाओं के अनुरूप न हो। बहरहाल अगर आप बहुत ज़्यादा आगे की सोचेंगे तो कोई आपको नहीं समझ पाएगा। आनंद का स्रोत बने। यह बेहद महत्वपूर्ण मानवीय स्वभाव का स्पष्ट नियम है कि हम अप्रिय और बुरी चीज़ों से दूर भागते हैं, जबकि आकर्षण और आनंद की तरफ उसी तरह खींचे चले जाते हैं जिस तरह पतंग दिए की लौ की तरफ खींचे चले जाते हैं। इसकी भी अलग अलग सीमा होती है। हर व्यक्ति प्रिय नहीं बन सकता, क्योंकि सबको आकर्षण और हाजिर जवाब का वरदान नहीं मिलता। लेकिन हम सब अपने अप्रिय गुणों को नियंत्रित कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें छिपा भी सकते हैं। नियम 25। नियम 25 है, खुद को नए ढांचे में डालें। विचार समाज द्वारा लादी हुई भूमिकाओं को स्वीकार न करें। एक नई पहचान बनाकर खुद को नए साँचे में डालें। अपनी एक ऐसी पहचान बनाएं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान जाए और वे आपसे कभी न उबें। दूसरों की बनाई छवि के हिसाब से जीने से बेहतर है कि आप अपनी छवि खुद बनाएं। अपने सार्वजनिक कार्यों और मुद्राओं में नाटकीय तरीकों का प्रयोग करें। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपका कद जिंदगी में बड़ा नजर आएगा। जो व्यक्ति विश्व की इस प्राचीन राजधानी रोम में अपनी किस्मत चमकाने का इरादा रखता है, उसे गिरगिट जैसा होना चाहिए।
उसे अपने आसपास के माहौल के हिसाब से रंग बदलना आना चाहिए। उसे हर रूप हर आकार में ढलना आना चाहिए। उसे फुर्तीला, लचीला, चालाक और अबूझ होना चाहिए। उसे अक्सर दोगला होना चाहिए, कई बार संजीदा तो कई बार विश्वासघाती होना चाहिए। लेकिन उसे हमेशा अपना ज्ञान का एक हिस्सा छिपाना चाहिए, एक ही सुर में बोलना चाहिए, अपने चेहरे का पूरा स्वामी होना चाहिए। जब सामने वाला व्यक्ति आग बबूला हो जाए तब भी उसे बर्फ की तरह ठंडा होना चाहिए। और अगर वह दिल के से धार्मिक न हो तो ऊपर से दिए हुए गुण वाले व्यक्ति का धार्मिक होना जरूरी नहीं है। तब भी उसके चेहरे पर, उसके होठों पर और उसके हाव भाव में धर्म का प्रदर्शन होना चाहिए। उसे चुपचाप कष्ट उठाना चाहिए। उसे अच्छी तरह मालूम होता है कि दरअसल वह पाखंडी है। जिस व्यक्ति की आत्मा इस तरह की जिंदगी से नफरत करती है उसे रोम छोड़कर चला जाना चाहिए और किसी दूसरी जगह पर अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यह नहीं जानता कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, यह बहाना बना रहा हूँ, लेकिन ऊपर दिए हुए सारे गुण में मुझ में सिर्फ एक गुण है और वह है लचीलापन। कैसनोवा मोरमोस, गियाकोमो कैसनोवा, 1725 से 1798। शक्ति की कुंजी, जिस चरित्र के साथ आप पैदा होते हैं जरूर नहीं कि वह जिंदगी भर बरकरार रहे। जो गुण आपको आनुवांशिक रूप से मिले हैं, इनके अलावा माता पिता, मित्र और सहकर्मी आपके व्यक्तित्व को आकार देने में मदद करते हैं। शक्तिशाली व्यक्तित्व का सबसे मुश्किल काम इस प्रक्रिया की बागडोर थामना है और इस बात से बचना है कि दूसरे लोग अपने मनचाहे साची में डालें। अपने चरित्र को शक्तिशाली बनाए, खुद पर उसी तरह काम करें जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी पर करता है। यह जिंदगी का सबसे महान और आनंददायक काम होना चाहिए। इससे आप दरअसल एक कलाकार बन जाते हैं, एक ऐसा कलाकार जो खुद का निर्माण करता है। स्वयं के निर्माण की प्रक्रिया का पहला कदम है आत्मचेतना, यह जानना कि आप एक अभिनेता हैं और आपको अपने हुलिये और भावनाओं का नियंत्रण अपने हाथ में रखना है। जैसे दीदरों ने कहा है, बुरा अभिनेता वो है जो हमेशा संजीदा होता है। समाज में जो लोग अपने दिल को आस्तीन पर लेकर चलते हैं वे ऊब और परेशानी का कारण होते हैं। उनकी सच्चाई भले ही सबके समान हो, लेकिन उन्हें गंभीरता से लेना मुश्किल होता है। जो लोग जनता में रोते रहते हैं उन्हें कुछ समय के लिए तो सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन जल्द ही यह सहानुभूति चिढ़ और आलोचना में बदल जाती है। अच्छे अभिनेता खुद को ज़्यादा अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं। वे सच्ची भावनाओं का अभिनय कर सकते हैं, इच्छानुसार आंसू बहाने और सहानुभूति दिखाने का नाटक कर सकते हैं, हालांकि दिल में कोई भावनाएं ही नहीं होती। वे अपने भाव इस तरीके से प्रकट करते हैं ताकि दूसरे प्रभावित हों। अभिनय न करना असली दुनिया में घातक होता है। अगर कोई शासक या नेता अपनी सच्ची भावनाएं बता दे तो वह ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर सकता। इसलिए खुद पर काबू करना सीखे। अभिनेता की तरह लचीले बने जो अपने चेहरे पर मनचाहा भाव ला सकता है। खुद को नए साँचे में डालने की प्रक्रिया का दूसरा कदम यह है एक यादगार चरित्र का निर्माण। एक ऐसा चरित्र जो ध्यान आकर्षित करे, जो मंच पर खड़े बाकी अभिनेताओं से अलग और ऊपर दिखे। अब्राहम लिंकन ने यह खेल खेला था। देहात में आए लिंकन जानते थे कि अमेरिका उनकी तरह के राष्ट्रपति को चुनकर खुश होगा। हालांकि कई गुण उनमें पहले से थे, लेकिन उनका अभिनय उन्हें करके इन्हें उभारा भी था। हैट, कपड़े, दाढ़ी और उनसे पहले किसी राष्ट्रपति की दाढ़ी नहीं थी। बहरहाल अच्छे नाटक में रोचक दिखने या एक पल में अभिनय से ज़्यादा की जरूरत होती है। यह नाटक लंबे समय तक चलता है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लय और टाइमिंग अत्यंत महत्वपूर्ण। नाटक की लय का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है सस्पेंस। दर्शकों को अपनी सीट के कोनों पर रखने की कुंजी यह है कि घटनाओं को धीमे धीमे होने दें और फिर सही समय पर उनकी गति बढ़ा दें। आप अपनी इच्छा के अनुसार गति घटा बढ़ा सकते हैं क्योंकि नियंत्रण आपके हाथ में होता है। नेपोलियन से लेकर माओ त्से तुंग तक सभी दिग्गज शासकों ने नाटक की टाइमिंग का प्रयोग करके जनता को हैरान किया और उसका ध्यान भटकाया है। याद रखें, ओवर एक्टिंग का उल्टा असर होता है। इससे ध्यान तो आकर्षित होता है लेकिन महत्व नहीं मिलता। अभिनेता रिचर्ड बर्टन ने अपने कैरियर में जल्दी यह जान लिया कि जब वे मंच पर पूरी तरह से स्थिर खड़े रहते थे तो बाकी अभिनेताओं से हटकर दिखते थे और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते थे। आप क्या करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप उसे कैसे करते हैं। आपकी शालीनता और सामाजिक मंच पर आपकी प्रभावशाली स्थिरता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि ज़रूरत से ज़्यादा डायलॉग बोलना या घुमाना फिराना कम महत्वपूर्ण है। अंत में समय की मांग के अनुसार भूमिका निभाना सीखें। अपने नकाब को स्थिति के अनुसार डालें। जो चेहरा आप ओढ़ें उसे हर पल बदलने का अभ्यास करें। बिस्मार्क ने इस खेल को आदर्श तरीके से खेला था। उदारवादियों के साथ वे उदारवादी बन जाते थे और धोखेबाजों के साथ धोखेबाज। वे पकड़े में नहीं आते थे और जिसे पकड़ा नहीं जा सकता उसे चबाया भी नहीं जा सकता। तस्वीर, ग्रीक समुद्र देवता प्रोटियस
उसकी शक्ति यह थी कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार बदल सकता था, वह स्थिति के अनुसार अपना आकार बदल लेता था। जब एगामेमनॉन के भाई मोनिलोस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो प्रोटिस ने पहले शेर, फिर सांप, फिर चीते, फिर जंगली सूअर, फिर बहते पानी और अंततः पत्तेदार वृक्ष रूप धारण कर लिया। विशेषज्ञ गिराए यह जाने कि सब लोगों के सामने विभिन्न सांचों में कैसे डला जा सकता। समझदार प्रोटियस बने। विद्वानों के बीच में विद्वान, संतों के बीच में संत। सबका दिल जीतने की कला है। समान लोग समान लोगों को आकर्षित करते हैं। स्वभावों पर ध्यान दे, जिसे भी मिले उसके अनुरूप डल जाए। गंभीर या मजाकिया व्यक्तियों की बातों का उन्हीं के अंदाज में जवाब दें। अपने मूड की समझदारी से बदल लें। वाले वल्तसर ग्रेशियन 1601 से 1658। नियम 26। नियम 26। अपने हाथ साफ रखें। विचार, आपको कार्यकुशलता और शिष्टता की मूर्ति दिखना चाहिए। आपके हाथ कभी गलती और बुरे कामों से सने नहीं दिखने चाहिए। आपके हाथ साफ रखने के लिए दूसरों का प्यादों की तरह इस्तेमाल करें और खुद को बेदाग रखें। सुखद काम सुखद करें, दुखद काम दूसरे लोगों से करवाएं। सुखद काम खुद करें, दुखद काम दूसरों से करवाएं। पहला कदम उठाने के कारण लोग आपका एहसान मांगे, दूसरा कदम उठाने के कारण आप दुर्भावना से बचेंगे। महत्वपूर्ण मामले में अक्सर पुरस्कारों और दंडों की जरूरत होती है। खुद सिर्फ पुरस्कार दें और सजा दूसरों के हाथ से दिलवाएं। वालद शेर ग्रेशियन। शक्ति की कुंजी, कभी कभार गलतियां होना अपरिहार्य है। दुनिया के बारे में सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बहरहाल शक्ति के खिलाड़ी अपनी गलतियों की वजह से बर्बाद नहीं होते, बल्कि उन गलतियों का तरीकों से सामना करने की वजह से बर्बाद होते हैं। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की तरह उन्हें भी ट्यूमर तेजी से और पूरी तरह से बाहर निकाल देना चाहिए। इस नाजुक ऑपरेशन के लिए बहाने और माफ़ी बहुत बोचेरे औजार हैं, इसलिए शक्तिशाली लोग उनसे बचते हैं। माफ़ी मांगने से लोग आपकी योग्यता या इरादों के बारे में शक करने लगते हैं और यह सोचने लगते हैं कि आप में और भी कमियां होंगी जिनका आपने जिक्र नहीं किया। बहाने से कोई संतुष्ट नहीं होता और माफ़ी मांगने से हर व्यक्ति असहज हो जाता है। माफ़ी से गलती खत्म नहीं होती, यह तो गहरी होती है और फैलती है। गलती होने पर तत्काल खुद पर से ध्यान हटा लें। उसका दोष किसी सुविधाजनक बलि के बकरे पर डाल दें। यह इतना ज़्यादा जल्दी होना चाहिए कि लोगों को आपकी जिम्मेदारी या अयोग्यता के बारे में सोचने का मौका न मिले। समझदारी इसी में है कि बलि के बकरे के लिए आप यथासंभव सबसे बेकसूर शिकार को चुने। यह इस तरीके के लोग इतने शक्तिशाली नहीं होंगे कि आपसे संघर्ष करें। उनके मासूम स्पष्टीकरणों को देखकर लोगों को लगेगा कि वे कुछ ज़्यादा ही स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इस तरह से उनके स्पष्टीकरण उनके अपराध बोध की निशानी बन सकते हैं। बहरहाल सावधान रहें और किसी को शहीद का दर्जा न दिलवाएं। यह महत्वपूर्ण है कि आपको परेशान नजर आना चाहिए। आप उस कुशल लीडर की तरह दिखे जो अपने आसपास के लोगों की अयोग्यता का शिकार हुआ है। अगर बलि का बकरा बहुत कमजोर नजर आता है और आपका दंड बहुत ज़्यादा क्रूर दिखता है तो आपका दांव उल्टा पड़ सकता है। इसलिए कई बार आपको थोड़ा शक्तिशाली बलि का बकरा खोजना चाहिए ताकि उसके आगे चलकर कम सहानुभूति मिले। इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं कि करीबी सहयोगी को बलि का बकरा बनाना कितना महत्वपूर्ण होता है। इसे प्रिय व्यक्ति के पतन के रूप में जाना जाता है। लीडर के रूप में आपको कभी अपने हाथ भद्दे कामों या खून के गंदे नहीं करना चाहिए। आपको बुरी रोशनी में नहीं दिखना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने उच्च पद को कलंकित कर रहे हैं। लेकिन अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको दुश्मनों को कुचलना पड़ेगा और कई गंदे काम करने पड़ेंगे। आपको वैसे मोहरों की जरूरत होती है जो आपके लिए वे गंदे और खतरनाक काम कर दे। बल्ली के बकरों की तरह मोहरे भी आपकी छवि को बेदाग बनाए रखने में मदद करेंगे। मोहरा आमतौर पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके करीबी समूह के बाहर का हो। उसे यह समझ में नहीं आना चाहिए कि उसका इस्तेमाल हो रहा है। आपको ऐसे भले बोले लोग हर समय हर जगह मिल जाएंगे जो आपका काम खुशी खुशी करेंगे, खासतौर पर जब आप उन्हें बदले में इनाम दें। उन्हें लगता है कि वे मासूम और उचित काम कर रहे हैं, जबकि दरअसल में वे आपके लिए मैदान साफ कर रहे हैं, आपकी दी गई जानकारी को फैला रहे हैं और आपके प्रतिद्वंदियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह वे अनजाने में आपके उद्देश्य की पूर्ति में अपने हाथ गंदे कर रहे हैं, जबकि आपके हाथ बिल्कुल साफ है। मोहरे का इस्तेमाल करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका यह है कि उसे जानकारी दे दी जाए जिसे वह आपके अनूठे चुने हुए आदमी के सामने फैलाए। झूठी या गलत जानकारी एक सशक्त औजार है, खासकर जब कोई ऐसा आदमी इसे नहीं फैलाता जिस पर कोई शक नहीं करता। इसकी वजह से आपके लिए मासूमियत का ढोंग करना बहुत आसान हो जाता है। कोई
कोई भी यह शक नहीं करता कि वह जानकारी आपने पहुंचाई है। जल्लाद की भूमिका निभाने या बुरी खबर सुनाने के लिए हमेशा किसी दूसरे का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि आपका सिर्फ खुशी और आनंद की खबरें ही सुनानी चाहिए। तस्वीर बेगुनाह बकरी। प्रायश्चित के दिन प्रमुख पुजारी बकरी को मंदिर में लाता है और उसके सिर पर हाथ रखकर लोगों के पाप स्वीकार करता है। फिर वह उन लोगों के गुनाहों को उस बेगुनाह जानवर पर लाद देता है और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ देता है। लोगों के पापों और दोष उस बकरी के साथ चले जाते हैं। विशेषज्ञ की राय, मूर्खता करने में मूर्खता नहीं है, बल्कि उसे न छिपा पाने में है। गलतियां सब करते हैं, लेकिन समझदार लोग अपनी गलतियों को छिपा लेते हैं। प्रतिष्ठा इस बात पर है इतनी निर्भर नहीं करती कि क्या दिखता है, जितनी कि इस बात पर निर्भर करती है कि क्या छिपाया गया है। अगर आपसे गलती हो गई है तो सावधान रहें। वालिद सर ग्रेशियन। नियम 27। नियम 27। अनुयायी बनाने के लिए लोगों के विश्वास का लाभ उठाएं। विचार, लोगों की प्रबल इच्छा होती है कि किसी चीज़ में विश्वास रखें। उन्हें अनुसरण करने के लिए कोई नया उद्देश्य या नई आस्था देकर इस इच्छा का लाभ उठाएं। अपने शब्दों का अस्पष्ट लेकिन सुनहरी संभावनाओं से भरपूर तर्क और स्पष्ट चिंतन की बजाय उत्साह पर जोर दें। अपने नए अनुयायियों को कर्मकांडों की कुछ परंपराएं दें। उन्हें अपने लिए त्याग करने को कहें। संगठित धर्म और महान उद्देश्यों के अभाव में आपका नया आस्था तंत्र आपको असीमित शक्ति प्रदान करेगा। किसी नए धर्म का संस्थापक बनने के लिए इंसान को अपने लोगों के मनोवैज्ञानिक उच्च उच्च ज्ञान होना चाहिए, जो अभी इस बात को नहीं पहचान पाए कि वे एक साथ चूक सकते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे, 1844 से 1990। 5 आसान कदमों से पंथ की शुरुआत करें। न्यूनतम कोशिश से सर्वाधिक शक्ति हासिल करने के तरीकों की खोज करते समय आप पाएंगे कि पथ बनाना ऐसा करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। बहुत ज़्यादा समर्थक होने पर धोखा देने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। आपके समर्थक न सिर्फ आपकी पूजा करेंगे, बल्कि वे आपके दुश्मनों की रक्षा भी करेंगे और दूसरों के आपके समूह में शामिल होने के लिए प्रलोभन भी देंगे। इस तरह की भक्ति शक्ति आपको एक अलग ही ऊंचाई तक उठा देती है, जब आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए संघर्ष करने या छल कपट करने की जरूरत नहीं होती। आपकी पूजा होती है और कोई आप गलत काम नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस तरह का समर्थन समर्थन हासिल करना बहुत ही इसलिए मुश्किल काम है इसलिए, लेकिन दरअसल यह है बहुत आसान। लोग हमेशा किसी न किसी पर भरोसा करने की हड़बड़ी में रहते हैं, इसलिए वे अनावश्यक रूप से संत और पंथ का निर्माण करते हैं। इस विश्वास करने की आदत का लाभ उठाएं। खुद को पूजनीय बना लें। इन 5 आसान कदमों के द्वारा अपना पंथ बनाएं। पहला कदम, इसे अस्पष्ट लेकिन आसान रखें। पंथ बनाने के लिए सबसे पहले आपको लोगों का ध्यान खींचना होगा। आपको यह अपने कामों से कामों के माध्यम से नहीं करना चाहिए, जो बहुत स्पष्ट होते हैं, आसानी से समझा सकते हैं। आपको तो यह काम शब्दों के माध्यम से करना चाहिए जो अस्पष्ट और धोखेबाज होते हैं। आपके शुरुआती भाषण, बातचीत और साक्षात्कारों में 2 तत्व शामिल होने चाहिए। एक तरफ तो किसी महान व काया पलट करने वाली चीज़ का वादा और दूसरी तरफ थोड़ी सी अस्पष्टता। दोनों के संयोग से आपके श्रोताओं के मन में हर तरह के धुंधले सपने तैर जाएंगे। वे आपकी बातों को मनचाहे ढंग से मानने समझेंगे और अपनी मनचाही चीज़ देखेंगे। अपने पंथ के विषय में नया बनाने की कोशिश करें ताकि बहुत कम लोग इसे समझ पाएं। सही तरह से करने पर अस्पष्ट वादों की धुंधली लेकिन आकर्षक अवधारणाएं और प्रबल उत्साह का संयोग बहुत शक्तिशाली होता है। सही तरह से इसका इस्तेमाल करने पर आप लोगों के दिलों को जीत लेंगे और आपके चारों तरफ एक पंथ खड़ा हो जाएगा। मनुष्य इतने भोले होते हैं कि अपनी तत्कालिक ज़रूरतों में इतने डूबे रहते हैं कि धोखेबाज व्यक्ति को हमेशा ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो धोखा खाने के लिए तैयार होते हैं। निकोलो मैकियावेली। दूसरा कदम, दिखाने वाली चीज़ों को बौद्धिक बातों से ज़्यादा महत्व दें। जब लोग आपके आसपास एकत्रित होने लगें तो 2 खतरे सामने आएंगे, बोरियत और संदेह। बोरियत की वजह से लोग एक दूसरी जगह में चले जाएंगे। संदेह की वजह से वे इस बारे में तार्किक ढंग से सोचने लगेंगे कि आप क्या दे रहे हैं, अपने किस धुंध की कलाकारी से बनाया है। वे उसे वे उसे हटाने की कोशिश करेंगे और आपके विचारों के माध्यम से आपकी असलियत को जान लेंगे। आपको इस बात की ज़रूरत है कि आप चोर हो चुके चोर हो चुके लोगों को रोचक बोर हो चुके लोगों को रोचक अनुभव प्रदान करें और शक करने वालों का शक दूर करें। ऐसा करने का सबसे मुख्य तरीका नाटकीय प्रभाव डालना। खुद को विसल विलासिता से घेरे रखें। चकाचौंध से अपने समर्थकों को चौंधियां दें। उनकी आंखों के सामने भव्यता की तस्वीर पेश करें। इससे वे आपके विचारों की मूर्खता पर ध्यान नहीं देंगे और आपके विश्वास तंत्र की छिद्रों को नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा ऐसा करने से आपकी तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और आपके ज़्यादा अनुयायी बनेंगे। कपटी व्यक्ति के लिए यह फायदेमंद है कि बुरे लोगों की संख्या
इतनी ज़्यादा है, इससे इसी कारण उसके समर्थकों का समूह विशाल बनता है, जो उसकी सफलता की गारंटी है। द पावर ऑफ ए क्लोर्टेन, गेट फ्रांसिस्को 1939। तीसरा कदम, समूह को बनाने के लिए धर्म जैसा तंत्र बनाएं। आपके अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है, अब उन्हें संगठित करने का समय आ गया है। ऐसा तरीका खोजें जो आपके ऊपर भी उठाए और तसल्ली भी दे। धर्मों युगों युगों से लोगों को अनुयायी बनाया और आज के धर्मनिरपेक्ष युग में भी वे ऐसा कर रहे हैं। अपने अनुयायियों के लिए कुछ नियम बनाएं, उन्हें तंत्र के रूप में संगठित करें, उन्हें धार्मिक झलक वाले पद नाम दें, उन्हें ऐसा त्याग करने को कहें जिनसे आपकी तिजोरी बढ़े और आपकी शक्ति बढ़े। चौथा कदम, अपनी आय के स्रोत को छिपाएं। आपका समूह बढ़ गया और आपने इसे चर्चा रूप दे दिया है। अब आपके आपके अनुयायियों के धन से आपकी तिजोरी भरने लगी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि आप धन या इससे मिलने वाली शक्ति के भूखे हैं। इस समय आपको अपनी आय के स्रोत को छिपाना चाहिए। आपके अनुयायियों का यह विश्वास होना चाहिए कि अगर वे आपका अनुसरण करेंगे तो उन्हें हर तरह की अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। विलासिता से खुद को घेर कर आप विश्वास तंत्र को पुख्ता होने का जीता जागता सबूत बन जाते हैं। यह सब कभी उजागर न करें। आपकी दौलत दरअसल आपके अनुयायियों की जेब से आती है। इसके बजाय ऐसा जताएं कि आपके विश्वास तंत्र की शक्ति के कारण आप दौलतमंद बने हैं। पांचवा कदम, हम बनाम वे का तंत्र हम बनाम वे का तंत्र स्थापित करें। समूह बढ़ गया और समृद्ध और हो रहा है। यह किसी चुंबक की तरह लोगों को आकर्षित कर रहा है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो एक कर्मण्यता हावी हो जाएगी और आपका और समय या बोरियत आपके समय को चुंबकीयता को खत्म कर देगी। आपके अनुयायियों को एकजुट रखने के लिए आपको अब वह करना चाहिए जो सभी धर्मों ने किया था। हम बेनाम वे का तंत्र स्थापित करें। सबसे पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपके अनुयायियों का यह विश्वास हो कि वे साझे लक्ष्यों के एक सूत्र में बंधे और एक विशिष्ट समूह का एक हिस्सा है। फिर इस बंधन को मजबूत बनाने के लिए एक चालाक दुश्मन की ओर इशारा करें जो आपको बर्बाद करना चाहता है। अगर उस आपका कोई दुश्मन न हो तो दुश्मन इजाद कर लें।